एवरीवन, वेलकम टू अड्डा 24/7। मैं रिया चौहान, आपकी दोस्त और होस्ट, स्वागत करती हूँ आपका आपके अपने फेवरेट चैनल पर। और आज हम बात करने वाले हैं राइज ऑफ नेशनलिज्म इन इंडिया की ट्रीटीज़ की। क्योंकि होता अक्सर ये है कि आपको एमसीक्यूज़ में दिया जाता है कि ये चीज़ें किस ट्रीटी के अंडर थी, आप कंफ्यूज हो जाते हो। स्पेशली आपको कुछ ट्रीटीज़ हैं इस चैप्टर के अंदर, वो क्या ट्रीटीज़ है वो आपको आगे दिख जाएंगी। उन ट्रीटीज़ का मैंने एक्सप्लेनेशन भी आपको साथ में दे दिया है, बिल्कुल छोटा सा वीडियो होने वाला है। और ऐसे ही काफ़ी सारे ट्रिक्स सोशल साइंस के हम छोटे छोटे वीडियोस में कवर करते चलेंगे। तो आप चैनल के वीडियोस वाले सेक्शन में इन वीडियोस को एक्सेस कर सकते हो। आपके लिए दूसरे भी कई सारे वीडियोस अवेलेबल है, तो मिस मत करना। आज हम बात करते हैं ट्रीटीज़ की। तो ट्रीटीज़ में हम सबसे पहली ट्रीटी जो है वो देखिए। पहले तो ट्रीटी होता क्या है मैडम, ठीक है। तो ट्रीटी क्या होता है ना कि जब कोई सी एक सिचुएशन होती है और उसमें 2, 4, 5, 6, 10 लोगों को मिलकर कुछ डिसीजन लेना होता है ना। तो फिर वो मिलके क्या करते हैं, ट्रीटी को साइन करते हैं, है ना। मतलब एक समझौता करते हैं। ठीक, क्लियर। तो आपको इमेज से भी समझ में आ रहा होगा। पहली ट्रीटी आपको जो चैप्टर में दी गई है वो है ट्रीटी ऑफ वियना की। तो हुआ यही कि फ्रांस में नेपोलियन ने नेपोलियनिक कोड वगैरह दे दिया। फिर आगे भी बहुत सारी यूरोप की एरिया को वो अपने अंदर एनेक्स करता चला गया, वहाँ पे नेपोलियनिक कोड डालता चला गया। अब ऐसे में वो यूरोप में बहुत ज़्यादा फैलता जा रहा था, आगे बढ़ता जा रहा था और कंट्रीज़ को अपने अंडर कॉन्कर करता जा रहा था, एनेक्स करता जा रहा था। तो फिर जो है वो कंजर्वेटिज्म वाली भावना भी जागृत हो गई उस समय पे। और फिर ब्रिटेन, रशिया, प्रुशिया, ऑस्ट्रिया, इन्होंने मिलकर जो है वो नेपोलियन को हराया। क्योंकि ये डर भी रहे थे, जाहिर सी बात है कि ऐसे धीरे धीरे फैल के तो फिर इनके पास भी आ ही जाएगा वो, है ना, इनके सारे हिस्सों को भी ले ही लेगा अपने अंडर। तो फिर इन्होंने जो है वो 1815 में नेपोलियन को हराया। और फिर ऑस्ट्रिया का जो वाइस चांसलर था ड्यूक मेटरनिक, उसने वियना की ट्रीटी हेल्ड की। मतलब एक मीटिंग बुलाई या फिर इनको सबको ऐसे बुलाया कि हाँ चलो अपन अब वहाँ पे वियना में बैठ के हम जो है सारा डिस्कस कर लेते हैं कि अब आखिर करना क्या है। तो जैसे हम नॉर्मल खाने पे चर्चा करते हैं, ऐसे इन लोगों ने देशों पे चर्चा की कि ये हिस्सा तेरा, ये हिस्सा तेरा। तो आखिर इन्होंने ट्रीटी ऑफ वियना के थ्रू क्या किया, ये हम ज़रूर से देख लेते। 1815 की बात है। मैंने ब्रैकेट में कंजर्वेटिव्स लिखा है ताकि आपको ध्यान में रहे कि ट्रीटी ऑफ वियना जो है वो कंजर्वेटिव लोग जो थे, ब्रिटेन, ऑस्ट्रिया, प्रुशिया, रशिया, इन्होंने मिलके की थी। ऑस्ट्रिया के वाइस चांसलर, ऑस्ट्रिया के जो चांसलर थे ड्यूक मेटरनिक, उन्होंने ट्रीटी के लिए लोगों को, मतलब ब्रिटेन, ऑस्ट्रिया, इनको सबको बुलाया था, इकट्ठा किया था वियना में। ऑब्जेक्टिव ये था कि जितने भी चेंजेस नेपोलियनिक वार के समय पे हुए उनको सबको अंडू कर देने का, है ना। मतलब नेपोलियन भी जो जो चीज़ें लेकर आया था, उसने जो कोड वोड सब लगाए थे, सबको अंडू कर देने का, सबको हटा देने का। मेन चीज़ तो ये थी। बर्बन डायनेस्टी जो कि नेपोलियन के समय पे हटा दी गई थी, उसको वापस पावर में लाया गया। कुल मिला के आप सारे पॉइंट्स में यही देखोगे कि कंजर्वेटिव वाली भावना यहाँ पर फिर से जागृत हो गई सारी जगह पर। तो जो जो ऐसे ऐसे कदम उठाए गए थे जिससे कि चेंज आता, लिबरलिज्म आता, जिससे कि कुछ अच्छा हो रहा था, उनको सबको हटा दिया गया, है ना। तो पहला तो उन्होंने बर्बन डायनेस्टी जो फ्रांस में हटा दी गई थी, उसको वापस से इन्होंने बिठा दी वहाँ पे मोनार्क के साथ में, बर्बन डायनेस्टी को एस्टेब्लिश कर दिया। फ्रांस ने जितने भी नेपोलियन के समय पे जितनी भी टेरिटरीज अपने अंडर ली थी, उनको सबको वापस से ले लेके जो है वो बांट दिया। सीरीज ऑफ स्टेट्स वर सेट अप एट द बाउंड्रीज ऑफ फ्रांस टू प्रिवेंट फ्रेंच एक्सपेंशन। मतलब ऐसा ना हो कि अब आगे भी फ्रांस का एक्सपेंशन, मतलब अभी नेपोलियन को हराया, क्या पता कल कोई नया बंदा आ जाए नेपोलियन जैसा कोई और, है ना, और फिर वो एक्सपेंशन करने लगे। इसलिए टेरिटरीज पे अलग अलग स्टेट्स जो है वो सेटअप कर दिए गए ताकि फ्रांस जो है वो और आगे फैले ना, है ना। अब क्या क्या किंगडम किस किस को दिए, तो किंगडम ऑफ नीदरलैंड जिसमें बेल्जियम था, उसको नॉर्थ में सेटअप कर दिया गया। जिनोवा को साउथ के पिटमेंट में ले जाया गया। प्रशिया को नई टेरिटरी दे दी, वेस्टर्न फ्रंटियर्स की। ऑस्ट्रिया को नॉर्दर्न इटली का कंट्रोल दे दिया। जर्मन कन्फेडरेशन को हाथ नहीं लगाया इन्होंने। ईस्ट में रशिया को पोलैंड का हिस्सा दे दिया, जबकि प्रशिया को सेक्सनी का पार्ट दे दिया। तो ऐसे इन्होंने आपस में जो है वो बाटा बाटी कर ली कि हाँ ये तू संभाल लेना, ये तो संभाल लेना, ये तो संभाल लेना। ठीक, मेन इंटेंशन इसका ये था कि जितने भी मोनार्कीज हैं जो हटाई गई है उसको फिर से रीस्टोर कर लिया जाए, है ना। नेपोलियन के समय पे जो भी मोनार्कियल चीज़ें जो है वो हटा दी गई थी, उसको फिर से रीस्टोर कर लें और वापस से नया कंजर्वेटिव ऑर्डर यूरोप में लेकर आया जाए, है ना। फिर इसी के थ्रू इन्होंने वो प्रेस, सब कुछ जो भी इनके सेंसरशिप थी, ये सब जो है वो उन्होंने लगा दी कि अब हमको कोई एडवाइस भी नहीं चाहिए और कोई हमें रोकेगा टोकेगा भी नहीं।
ठीक, तो ये क्या हो गई, ट्रीटी ऑफ वियना हो गई। अब दूसरी ट्रीटी है वो ट्रीटी ऑफ कॉन्स्टेंटिनोपल है ना, जो कि छोटी सी है। ग्रीस वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस आपको बताया जाता है कि अब ये कंजर्वेटिव सब आ गए थे, अब लिबरलिज्म भी आ चुका था, तो अब क्या हो गया था कि ये कंजर्वेटिव्स के बाद, वियना की ट्रीटी होने के बाद में सब लोग अंडरग्राउंड हो गए थे, जितने भी रिवॉल्यूशनरीज थे सब अंडरग्राउंड हो गए थे कि अब करना तो है पर थोड़ा छुप के करना पड़ेगा, है ना, नहीं पकड़े गए तो दिक्कत होगी। तो अंदर अंदर ये लोग जो है वो काम कर रहे थे। फिर एज ऑफ रिवॉल्यूशन आया, मौका मिला और इन्होंने रिवॉल्यूशन शुरू किया। तो फ्रांस में पहला अपीवल हुआ जुलाई 1830 में, है ना। फिर वहाँ पर जो है वो बर्बन डायनेस्टी को फिर से हटाया, कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की लगाई गई लुई फिलिप के अंडर, है ना। और फिर उसके बाद में बेल्जियम में भी ब्रुसेल्स में हंगामा हो गया था, तो फिर बेल्जियम ने भी अपना इंडिपेंडेंस ले लिया। और उसके बाद ग्रीस वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस के बारे में भी आपको बताया गया कि ग्रीस जो है वो ऑटोमन एम्पायर के अंडर आ गया था बहुत समय से, तो अब ग्रीस चाहता था कि मुस्लिम एम्पायर से वो हट जाए, है ना। और साथ ही साथ में ग्रीस को सपोर्ट था किनका, जो लोग एग्जाइल में भेज दिए गए थे इसी लड़ाई में, उन बाहर से उन लोगों का भी इसको ग्रीस को सपोर्ट था। साथ ही साथ में ऐसे भी दूसरे यूरोपियन नेशन जो ग्रीस को यूरोपियन सिविलाइजेशन का पालना मानते थे, है ना। ग्रीक कल्चर सिविलाइजेशन काफ़ी पुराना सिविलाइजेशन है, हम देखते भी है कि दिस कम्स फ्रॉम अ ग्रीक लेटर या ग्रीक्स कल्चर, ऐसे करके अलग अलग हम पुरानी बातों में ग्रीस को लेते हैं। तो ग्रीस एक काफ़ी पुराना सिविलाइजेशन है, तो आसपास के यूरोपियन नेशंस को भी काफ़ी ज़्यादा ग्रीस से सिंपथी थी, है ना। फिर जो है वो लॉर्ड बायरन वगैरह ने जो है वो लड़ाई की, लेकिन फीवर वगैरह के कारण वो ज़्यादा लड़ नहीं पाए, इस वजह से थोड़ी सी दिक्कत बीच में आई थी। लेकिन फिर फाइनली ट्रीटी ऑफ कॉन्स्टेंटिनोपल के तहत 1832 के तहत जो है वो ग्रीस को इंडिपेंडेंस मिल गया था। तो ये है ट्रीटी ऑफ कॉन्स्टेंटिनोपल। क्लियर है। तो ग्रोथ ऑफ रिवॉल्यूशनरी, अगर आपको इसके बारे में लिखना आए तो आप ये सारी चीज़ें यहाँ पे लिख सकते हो। नेशनलिज्म इन यूरोप, पार्ट ऑफ स्ट्रगल फॉर इंडिपेंडेंस, क्योंकि सब दूर जो है वो नेशनलिज्म वगैरह की बात हो ही रही थी यूरोप में, तो फिर यहाँ पर भी नेशनलिज्म की बात छिड़ी गई। पोएट्स, आर्टिस्ट ने सब ने यूरोपियन सिविलाइजेशन का क्रैडल जो है वो ग्रीस को कहा, और पब्लिक ओपिनियन ने काफ़ी ज़्यादा सपोर्ट किया फॉर इट्स फाइट अगेंस्ट मुस्लिम एम्पायर। दिस ट्रीटी रीऑर्गेनाइज्ड और रिकॉग्नाइज्ड ग्रीस एज एन इंडिपेंडेंट नेशन। तो आपको ये MCQ के फॉर्म में आ सकता है या शॉर्ट नोट लिख के आ सकता है। तो ये ट्रीटीज़ आपके लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आई होप आपका जो कन्फ्यूजन होगा वो अब क्लियर हो चुका होगा। अच्छा लगा तो लाइक करना, शेयर करना अपने दोस्तों के साथ में, और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना ताकि आप ऐसे कोई भी इंपॉर्टेंट वीडियो मिस ना कर जाए। अगर अच्छा लगा, समझ में आ गया, तो मैंने सारे हिस्ट्री, सिविक्स, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स के सबके वन शॉट, सबके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, टॉप 20 सीरीज, सब कुछ आपको अड्डा 24/7 के चैनल पे कराए हैं, तो आप उनको बिल्कुल भी मिस मत कीजिएगा। आपको सारा का सारा प्लेलिस्ट के फॉर्म में मिल जाएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।